हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे पिछले टॉपिक में हमने छोड़ी थी। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि मेंडल ने कैसे पी प्लांट के कैरेक्टर्स को कैसे उसने रिसर्च की। उसने जो पी प्लांट की जो फिजिकल कैरेक्टर्स जो उसे नज़र आए, जो उसने पी प्लांट के पौधे उगाए, उसमें उसने देखा कि पी प्लांट जो है उसके कैरेक्टर्स कैसे एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं। तो उस रिसर्च की स्टडी को हम आगे बढ़ाते हैं। मेंडल ने ये कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है और उस पे एक कैरेक्टर के लिए जो जीन्स आती हैं वो हमेशा पेयर में आती हैं, जो कि एक फीमेल पेरेंट डोनेट करता है और एक मेल पेरेंट डोनेट करता है। यानी हर ट्रेट के लिए दो फैक्टर्स होते हैं जो कि सेम भी हो सकते हैं, जो कि सिमिलर भी हो सकते हैं और अपोजिट भी हो सकते हैं। ये कहना था मेंडल का। यहाँ पे ये बात जहन में रखिएगा कि मेंडल ने जीन का वर्ड कहीं पे यूज़ नहीं किया था। मेंडल ने एक कैरेक्टर को ट्रेट कहा था और एक कोड को उसने फैक्टर कहा था। जीन का नाम जो है बाद में 20वीं सदी में एक साइंटिस्ट जॉनसन थे जिन्होंने जीन का वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया था 1909 में। तो जीन जो है उसका द वर्ड जीन वॉज कॉइन्ड फर्स्ट टाइम 1909 बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड जॉनसन। तो मेंडल की जो रिसर्च थी उसके मुताबिक हर ट्रेड के लिए हर ट्रेड के लिए दो फैक्टर होते हैं। होमोजाइगस कंडीशन में दोनों सेम होते हैं और हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों डिफरेंट होते हैं और एक अपीयर होता है। लेकिन बाद में जाकर 1901 में एक साइंटिस्ट थे कॉल लैंडस्टीनियर, जिन्होंने बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने रिसर्च की कि एक इंसान के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर मौजूद है जिसके लिए एक से ज़्यादा जीन्स हो सकती हैं। तो उनकी जो रिसर्च है वो हमें ये बताती है कि एक कैरेक्टर के लिए एक से ज़्यादा जीन्स या एक से ज़्यादा जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं और उसको वो नाम देते हैं मल्टीपल अलील का। एक इंसान के अंदर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, या ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, या चौथा जो ब्लड ग्रुप होता है वो ओ होता है। तो कॉल लैंडस्टीनियर ने जो रिसर्च की थी उसके मुताबिक इस ब्लड ग्रुप के लिए एक से ज़्यादा जीन्स जिम्मेदार होती हैं। एक से ज़्यादा जीन्स, मोर देन वन जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैरेक्टर। ये ब्लड ग्रुपिंग का जो कोड होता है, ये ब्लड ग्रुपिंग की जो जीन होती है वो हमारे 9th क्रोमोसोम के पेयर के ऊपर मौजूद होती है। हमारे 9th क्रोमोसोम का जो पेयर होता है उसके अंदर एक जीन मौजूद होती है जो कि ब्लड के ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। इस कोड को नाम दिया गया आई का, यानी आई जीन होती है। ये आई जीन जो है वो आई ए भी हो सकती है, आई बी भी हो सकती है, आई स्मॉल आई भी हो सकती है। अगर एक पेरेंटल ऑर्गेनिज्म में हमें कोड दिया है 9th नंबर के क्रोमोसोम 1 पे जो कि आई ए है, और दूसरे पेरेंट ने हमें जो कोड भेजा है वो है आई ए, यानी दोनों सेम कोड है, तो फिर हम जो हैं वो होमोजाइगस कहलाते हैं। इस कंडीशन में हमारा ब्लड ग्रुप जो होगा वो होगा ए, यानी दोनों कोड जो हैं वो एक ही हैं, सेम हैं, और हमारा ब्लड ग्रुप जो होगा वो होगा ए। इन केस अगर हमारे 9th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे ए कोड जो आया है वो आई ए का आया है और दूसरा जो है वो आई स्मॉल आई का आया है, इन दिस कंडीशन हमारा ब्लड ग्रुप फिर भी ए होगा, क्योंकि आई स्मॉल आई का जो कोड है वो रिसेसिव है और वो अपने आप को शो नहीं कर पाता, इसीलिए जो हमारा ब्लड ग्रुप बनेगा वो आई ब्लड ग्रुप बनेगा, जो वो ब्लड ग्रुप ए बनेगा। अगर हमारे 9th ग्रुप पे कोड जो है एक पेरेंट ने भेजा है आई ए और दूसरे पेरेंट ने भेजा है हमें आई बी, तो फिर जो है इन दिस कंडीशन हमारा ब्लड ग्रुप, दोनों ये जीन्स अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगी, दोनों डोमिनेंट है, दोनों अपने आप को शो करेंगी। इन दिस केस हमारा ब्लड ग्रुप बनेगा वो होगा ब्लड ग्रुप ए बी। अगर हमारे एक पेरेंट ने हमें आई स्मॉल आई भेजा है और आई स्मॉल आई दूसरे पेरेंट ने भी भेजा है, तो इन दिस केस हम होमोजाइगस होंगे, लेकिन हमारा ब्लड ग्रुप के ऊपर, यानी ब्लड ग्रुप रेड ब्लड सेल के ऊपर जो इन जीन का जो फंक्शन होता है वो शो नहीं होगा। यानी मैं आगे आपको समझाता हूँ कि इन जीन का जो फंक्शन होगा वो आरबीसी के ऊपर शो नहीं होगा, इसलिए हमारा ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है। डियर लर्नर्स, देखें, अगर
पेरेंट की तरफ से आने वाला कोड जो है IA है, यानी IA कोड जो है हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर एक एंटीजन बनाता है, A है, यानी रेड ब्लड की सेल के ऊपर एक एंटीजन का मतलब क्या है? एंटीजन का मतलब है, एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज और प्रोटीन का कंबाइंड मॉलिक्यूल है। हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा जो ए होगा, इन केस अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बनता है। इन केस अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी बनता है, यानी दोनों जो फैक्टर्स आए थे वो ए और बी दोनों थे, तो फिर हमारे रेड ब्लड के सेल के ऊपर जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा ए का भी बनेगा, बी का भी बनेगा, यानी दोनों जो एंटीजन हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद होंगी। और अगर हमारा ब्लड ग्रुप दोनों अगर पेरेंट कोड सेम है, आई स्मॉल आई है, तो फिर हमारे ब्लड ग्रुप के रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई कंजुगेटेड मॉलिक्यूल यानी कोई एंटीजन नहीं बनेगी। इस एंटीजन का फंक्शन क्या है? एंटीजन हमारे ब्लड ग्रुप रेड ब्लड सेल के ऊपर बनता है, जो कि आने वाले कोड्स बनाते हैं। अगर हमारी बॉडी के ब्लड का कोड जो है वो ए है, यानी हमारा ब्लड ग्रुप ए है, तो फिर हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन बनेगी वो ए बनेगी डेफिनेटली। और फिर एंटीजन ए जो है एक और बॉडी क्रिएट करेगी, एक और प्रोटीन बनाएगी जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जो है हमारे इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो फिर एंटीबॉडी हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बनेगी जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी बी। इन दिस केस अगर एंटीबॉडी बी बनने की सूरत में अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप बी आता है तो फिर एंटीबॉडी बी मौजूद है, उनके बीच में फाइट होगी, हमारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा और हमारी डेथ हो सकती है। इसीलिए ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप बी नहीं लगता। अगर एक इंसान का ब्लड ग्रुप बी है, यानी उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन बनी है वो बनी है बी। इन दिस केस ब्लड ग्रुप जो एंटीबॉडी बनाएगा वो बनाएगा ए, और एंटीबॉडी ए फाइट करती है या फिर क्लम्प बन जाता है, क्लॉट बन जाता है ब्लड ग्रुप ए से, यानी बी वाले ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप नहीं लगेगा क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी जो मौजूद है वो मौजूद है एंटीबॉडी ए। अगर एक इंसान का ब्लड ग्रुप यानी उसके 9th पेयर पे दोनों कोड्स अवेलेबल हैं, दोनों कोड्स आ गए हैं और उसका ब्लड ग्रुप ए बी बना है, तो फिर उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी और ब्लड ग्रुप ए बी की सूरत में उसकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। इसीलिए ये ब्लड ग्रुप जो है हर ब्लड से हर टाइप का ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, ओ भी कर सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। और हमारा ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो फिर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी ए भी बनेगी, एंटीबॉडी बी भी बनेगी। एंटीबॉडी अगर ए मौजूद है तो फिर हम ब्लड ग्रुप ए भी नहीं लगा सकते, और अगर एंटीबॉडी बी मौजूद है तो फिर हम ब्लड ग्रुप बी भी नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप ओ वाले किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकते, ये सिर्फ ब्लड डोनेट कर सकते हैं, सबको ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं। यानी ओ ग्रुप वाले जो हैं वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं क्योंकि हर ग्रुप को ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं। पॉइंट पे वापस आते हैं। पॉइंट ये थी हमारी कि अगर एक इंसान की बॉडी के अंदर दो डिफरेंट कोड्स अपने आप को शो कर रही हैं, दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों शो हो रही हैं, तो इस कैरेक्टर को हम कैरेक्टर ऑफ मल्टीपल एलील या मल्टीपल जीन कहते हैं। अब ये दोनों जीन्स ने अगर अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, दोनों एलील्स ने अपने आप को शो किया है, तो डियर लर्नर्स यहाँ पे ये बात क्लियर हो चुकी है कि अगर एक कैरेक्टर के लिए दो या दो से ज़्यादा जीन्स मौजूद हैं और दोनों रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप को, दोनों अपने आप को शो करती हैं, दोनों डोमिनेंट जीन्स हैं, तो इस तरह के कैरेक्टर को हम मल्टीपल एलील का कैरेक्टर कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ब्लड ग्रुपिंग का जो सिस्टम है उसमें ब्लड ग्रुप ए बी जो है, दोनों एलील इसके अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, दोनों कोड्स जो हैं, दोनों जीन जो हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। ए भी रिप्रेजेंट कर रही है, बी भी रिप्रेजेंट कर रही है, इस तरह हमारा ब्लड ग्रुप जो बनता है वो ए बी बनता है। तो इस तरह के कैरेक्टर को, इस तरह के जीन्स को हम मल्टीपल एलील जीन कहते हैं। ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम कार्ल लैंडस्टीनियर ने डिस्कवर किया था 1901 में, लेकिन उनको बहुत ही टाइम बाद 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने के लिए।
ब्लड ग्रुपिंग का जो फिनोटाइप है या ब्लड ग्रुप जो हैं वो कार्ल लैंडस्नियर ने डिस्कवर किए थे, कार्ल लैंडस्नियर ने सजेस्ट किए थे, लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट बर्नस्टेन जो है उन्होंने इसकी जीनोटाइप या जीन की जो रिसर्च है, जीन की जो मौजूदगी है हमारी बॉडी के अंदर, इसको बर्नस्टेन ने बताया था इसके बारे में। बाद में जाकर 1939 में एक और इशू आता है कि एक पेशेंट को ब्लड लगाया जा रहा होता है, एक पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा होता है, तो उसकी बॉडी जो उस ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। बाद में जब दोबारा रिसर्च होती है तो पता चलता है कि इंसान के रेड ब्लड सेल के ऊपर इन एंटीजन यानी ए, बी या कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सी आई जीन मौजूद है, वो जो एंटीजन बनाती है। उसके अलावा रेड ब्लड सेल के ऊपर एक और कोड मौजूद होता है, एक और प्रोटीन मौजूद होती है, जिसको बाद में नाम दिया जाता है आरएस फैक्टर का। ये आरएस फैक्टर जो है इससे पहले डिस्कवर हो चुका था रियसिस मंकी के अंदर। रियसिस मंकी एक टाइप है, बंदर का एक टाइप है, उसमें ये प्रोटीन डिस्कवर हो चुका था, इसीलिए उस प्रोटीन को नाम ही रियसिस आरएस फैक्टर दिया गया। इंसान के रेड ब्लड सेल के ऊपर एक और प्रोटीन पाई गई जिसका नाम आरएस फैक्टर दिया गया। ये आरएस फैक्टर जो है, इसके लिए जो जीन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है उसका नाम है आर जीन, और ये आर जीन कैपिटल आर जीन। अगर ये आर जीन कैपिटल आर जीन अगर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है और ये प्रोटीन अवेलेबल है हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर, तो हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बनता है। यानी रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन और आरएस फैक्टर दोनों मौजूद हैं तो फिर हमारा ब्लड ग्रुप जो है, मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान के अंदर एंटीजन जो मौजूद है वो ए मौजूद है और आरएस फैक्टर भी मौजूद है, तो उसका ब्लड ग्रुप बनेगा ए पॉजिटिव। अगर आरएस फैक्टर मौजूद नहीं है तो फिर ब्लड ग्रुप जो बनेगा वो बनेगा ए, लेकिन नेगेटिव बनेगा, क्योंकि आरएस फैक्टर जो है वो नेगेटिव और उसके अंदर जीन जो आई है वो स्मॉल आर की आई है, जो कि रिसेसिव है और अपने आप को शो नहीं करती, वो प्रोटीन रेड ब्लड सेल के ऊपर नहीं बनता। इस तरह आरएस फैक्टर की मौजूदगी या आरएस फैक्टर अगर एब्सेंट है तो फिर हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव, अगर आरएस फैक्टर मौजूद है तो हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बनता है। बर्ड्स के अंदर जो फीदर कलर जो होता है वो को डोमिनेंस का फैक्टर होता है, क्योंकि पेरेंट के अंदर अगर एक कलर मौजूद है और दोनों पेरेंट में से जो कलर्स मौजूद हैं वो दोनों जो शो हो सकते हैं बर्ड्स के अंदर, या फिर कुछ फ्लावर्स के अंदर इस तरह होता है कि दोनों जीन जो हैं, दोनों कलर्स जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर जो है शो होते हैं। या फिर कैट की स्किन जो होती है वो मदर का भी जीन शो कर सकती है या फिर फादर का भी कोड जो है वो शो कर सकती है। यानी ये वो कैरेक्टर है जो एक जीन पे डिपेंड नहीं करता, एक से ज़्यादा जीन इस कैरेक्टर में अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इस कैरेक्टर को इस कोड को हम मल्टीपल अलील के नाम से पढ़ते हैं या मल्टीपल अलील के नाम से इसको कहा जाता है। बात ब्लड ग्रुपिंग की हो रही है, तो ब्लड ग्रुपिंग में ये बात भी आप जहन में रखें कि हमारे ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी या ओ ब्लड ग्रुप नहीं होते, इसके अलावा हमारे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं। यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि हमारे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं। हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर जो प्रोटीन मौजूद है, जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना है, वो ए बना है तो फिर ब्लड ग्रुप ए है, बी बना है तो फिर ब्लड ग्रुप बी है, ए दोनों बने हैं तो फिर ब्लड ग्रुप ए बी है। कोई भी प्रोटीन नहीं बना, कोई भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं बना तो फिर हमारा ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। आप सब जानते हैं कि हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक वो पार्ट जो सेलुलर कहलाते हैं और दूसरे जो पार्ट होते हैं वो नॉन सेलुलर पार्ट, यानी ब्लड का प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है। प्लाज्मा वाला पोर्शन ब्लड का जो होता है वो तकरीबन 55% होता है, यानी ब्लड कंसिस्ट ऑन 45% ऑन सेलुलर पार्ट एंड 55% ऑन प्लाज्मा और लिक्विड पार्ट। तो ये मल्टीपल अलील वो कोड है जो दोनों कोड रिप्रेजेंट करते हैं। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जो दिया था मेंडल ने, उसे मैच नहीं करता, उससे डिफरेंट है। जब मेंडल ने यह कहा था कि सिर्फ एक जीन अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन इस फिनोमेना के अंदर, इस कंडीशन के अंदर दोनों जीन्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो फिर हम इस कंडीशन को लॉ ऑफ कोडोमिनेंस कहते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में जल्दी मिलेंगे। अगर आप समझते हैं कि ऐसे वीडियो और बननी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर।